हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरियन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉग्निशन कंपाउंड चैप्टर के अंदर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इससे पहले हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ाई करी थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें यह तो बता देती है कि कॉग्निशन कंपाउंड में मेटल का हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाला है, और साथ ही साथ पूरे के पूरे कॉग्निशन कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या आने वाली है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कलर के बारे में और उसके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे पाती है, और इसीलिए हम लोगों ने एक नई थ्योरी डेवलप करी जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं माना गया है, बल्कि आयनिक बॉन्ड माना गया है। यानी मेटल का जो आयन है वो लिगेंड के डाइपोल या आयन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनाता है, और इन इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड की वजह से जो मेटल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपल्शन फील करते हैं लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं जिनकी सबकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, डी जनरेट ऑर्बिटल होने चाहिए, वो दरअसल में अब एनर्जी वाइज स्प्लिट हो जाते हैं। और एनर्जी वाइज स्प्लिट होने की वजह से दो अलग अलग टाइप के डी ऑर्बिटल्स हमें देखने को मिलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं डी ऑर्बिटल्स के अंदर फिलअप हम करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसे और डिटेल में समझने के लिए हम पर्टिकुलरली इस तरह से चीजों को फॉलो करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी मेटल का आयन है, जिस मेटल के आयन में हम अज्यूम कर रहे हैं डी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो अगर नॉर्मल एक फ्री मेटल का आयन है हमारे पास अवेलेबल होता है, तो इसके डी सबशेल के जो 5 ऑर्बिटल हैं, पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, इसलिए उन्हें सेम जगह पर या सेम लेवल पर बनाया जाता है, और सेम एनर्जी के इन ऑर्बिटल्स को बुलाया जाता है डी जनरेट ऑर्बिटल्स। कई बार बच्चों को यह लगता है कि डी जनरेट ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल का फुल फॉर्म है। नहीं मेरे बच्चे, डी जनरेट का मतलब होता है ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी लेवल सेम हो। तो जो डी सबशेल के ऑर्बिटल्स होते हैं, इन सबकी एनर्जी सेम होने की वजह से इन्हें डी जनरेट ऑर्बिटल बुलाते हैं। ऐसे ही पी सबशेल में भी 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तो इनकी एनर्जी भी सेम होने की वजह से इन्हें बुलाया जाएगा डी जनरेट ऑर्बिटल। लेकिन यह कहानी है एक फ्री आयन के डी ऑर्बिटल्स की। अगर इस आयन के, इस मेटल आयन के चारों तरफ लिगेंड आ जाए, मान लो स्फेरिकल सराउंडिंग में लिगेंड आ जाए, तो स्फेरिकल सराउंडिंग में अगर इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स आ गए, तो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन मेटल के डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, और इन रिपल्शंस की वजह से डी सबशेल की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जहां डी सबशेल की एनर्जी पहले लो थी, अगर मेटल के चारों तरफ लिगेंड आ गए स्फेरिकल सिमेट्री में, तो इन पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर बराबर से बढ़ जाएगी, और ये ज्यादा हाई एनर्जी में पहुंच जाएंगे। लेकिन इस हाई एनर्जी में पहुंचाने के लिए मेटल के चारों तरफ लिगेंड स्फेरिकल रीजन में आए हैं। मतलब जैसे मेटल अगर यहां खड़ा है तो उसके चारों तरफ स्फेरिकल सराउंडिंग में लिगेंड लगे होंगे। लेकिन हमें पता है कि लिगेंड इस तरह से तो लगेंगे नहीं, या तो वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे, बड़ी स्पेशल टाइप की ज्योमेट्री बनाएंगे। और जब स्पेशल टाइप की ज्योमेट्री बनाते हैं तो इन पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर बराबर से नहीं बढ़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेटल ने एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना ली लिगेंड के साथ, यानी मेटल के चारों तरफ लिगेंड स्फेरिकल सराउंडिंग में नहीं आए, बल्कि बड़े स्पेशली इस तरह से आए हैं कि वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाए, तो 4 लिगेंड एक प्लेन में आएंगे, एक ऊपर से और एक नीचे से। और अगर ऐसा हुआ तो इस मेटल के जो डी ऑर्बिटल हैं 5 के पांचों, इनमें सेम रिपल्शन नहीं होगा। 2 में रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा और 3 में रिपल्शन बहुत कम। जिन 3 में रिपल्शन कम होगा उनकी एनर्जी इन पांचों डी ऑर्बिटल से कम हो जाएगी, और ये जो 3 ऑर्बिटल हैं जो लो एनर्जी में चले गए हैं, इन्हें बुलाया जाएगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स ऑर्बिटल, क्योंकि ये कम रिपल्शन फील करेंगे इन लिगेंड से, और इन्हें कलेक्टिवली हम T2G ऑर्बिटल भी बुलाते हैं। अब 2 ऑर्बिटल ऐसे बचे डी के अंदर जिनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो उन्हें हम हाई एनर्जी में दिखा देंगे। ये ऑर्बिटल होंगे DX2, Y2 और DZ2। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्हीं दो की एनर्जी बढ़ी। दरअसल में ये दोनों ऑर्बिटल्स हमारे पास एक्सिस की डायरेक्शन में होते हैं, और ये सारे लिगेंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाने के लिए एक्सिस की डायरेक्शन से आते हैं, एक्स वाई जेड से। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन इन ऑर्बिटल को महसूस होगा, तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और एवरेज एनर्जी मेंटेन करने के लिए बाकी तीनों की एनर्जी कम हो जाएगी। अब इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी का गैप आया है, इसे, अच्छा, इन दोनों ऑर्बिटल को हम लोग बुलाते हैं EG ऑर्बिटल, और इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी का जो गैप आता है इसे बुलाते हैं
ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। जितना ज्यादा ये लिगेंड स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ये एनर्जी उतनी ही ज्यादा, ये एनर्जी गैप उतना ही ज्यादा आएगा, और जितना वीक लिगेंड होगा ये एनर्जी गैप उतना ही कम होगा। जब मेटल को स्फेरिकली सारे लिगेंड्स ने सराउंड करा था तो एक मैक्सिमम एनर्जी लेवल आता है, इसे हम लोग बोलते हैं बेरी सेंटर। और ये दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी जो बढ़ गई है ये इस बेरी सेंटर की एनर्जी से 0.6 टाइम्स ज्यादा होती है। मतलब ये स्प्लिटिंग एनर्जी जो आई है डेल्टा नॉट का 0.6 टाइम ज्यादा होगा इन दोनों की एनर्जी, और 0.4 टाइम्स कम होगा इन तीनों की एनर्जी। यानी पर ऑर्बिटल जो एनर्जी डिक्रीज होगा dxy dyz dz में वो होगा -0.4 डेल्टा नॉट, और जो इनका बढ़ेगा वो बढ़ेगा 0.6 डेल्टा नॉट। और ये मेटल को जब सराउंड करेंगे लिगेंड सिमेट्रिकली तो जो मैक्सिमम एनर्जी लेवल पहुंचता है इसे हम लोग बुलाते हैं बेरी सेंटर। तो इस बेरी सेंटर से ऊपर ही ये दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी और तीनों की कम होगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बेरी सेंटर या ये सिचुएशन मैक्सिमम एनर्जी का हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेटल को सबसे ज्यादा लिगेंड कब सराउंड कर सकते हैं? जब उसको स्फेरिकली सारी तरफ से करें, तो ये मैक्सिमम एनर्जी लेवल हो सकता है। अब इन दो का बढ़ क्यों गया? अरे इन दो का इसलिए बढ़ गया क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री में सब जगह से बराबर बराबर रिपल्शन मिलेगा, लेकिन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में इन दोनों को कुछ ज्यादा ही मिलेगा। तो अगर इन दोनों को कुछ ज्यादा मिलेगा तो इससे भी ज्यादा एनर्जी जानी चाहिए, तो इससे ज्यादा एनर्जी चली गई। पर एवरेज एनर्जी मेंटेन करने के लिए हमने क्या करा, बाकी तीन की एनर्जी घटा दी ताकि एवरेज एनर्जी वापस से क्या हो सके, सेम जगह पर आ सके। जैसे कई जगह ऐसा होता है ना कि कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस वगैरह में अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज का प्राइस हमें ज्यादा बढ़ाकर बेचना है तो अपने अपने इन्फ्लक्स को बढ़ाने के लिए हम बाकी चीजों का प्राइस कम कर देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ यहां पर, इन दोनों को रिपल्शन की वजह से एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन एवरेज एनर्जी इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो हमने बाकी तीन की एनर्जी कम कर दी है, और इसीलिए जो कमी आई है वो उसी रेशियो में आई है। तो ये सिचुएशन होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जैसे मैंने आपको बताया ये जो एनर्जी का स्प्लिट हुआ है, इस एनर्जी गैप को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा नॉट से इसे डिनोट करते हैं। अब ये स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड करती है लिगेंड कितने स्ट्रॉन्ग है या कितने वीक हैं। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है लिगेंड्स के स्ट्रेंथ का। इस सीरीज में लिगेंड जितना बाद में आएगा उसे माना जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और उस लिगेंड की प्रेजेंस में ये जो स्प्लिटिंग होने वाली है इसके बीच में एनर्जी का गैप उतना ही ज्यादा रहेगा। और जो लिगेंड्स इस सीरीज में शुरुआत में है उन्हें माना जाता है वीक लिगेंड। इन लिगेंड्स की वजह से स्प्लिटिंग एनर्जी कम रहती है। तो आयोडाइड, ब्रोमाइड, सल्फाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड ये सब वीक लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। इवन वाटर तक वीक फील्ड लिगेंड हम मान सकते हैं। इसके बाद EDTA4-, पिरिडीन, अमोनिया, बाइफिनाइल, नाइट्राइट, ट्राइफिनिल फॉस्फेन, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इनकी वजह से स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तो इस तरह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें यह बताती है कि दरअसल में लिगेंड्स अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे मेटल के अराउंड तो हमारे मेटल के डी सबशेल दो हिस्सों में टूट जाएंगे। T2G वाले तीन ऑर्बिटल लो एनर्जी में चले जाएंगे और Eg वाले हाई एनर्जी में चले जाएंगे। और डी के अंदर हमने जो इलेक्ट्रॉन भरे थे अब हमें वो नई एनर्जी स्कीम के अकॉर्डिंग भरने होंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को भरना भी हम लोग सीखते हैं मेरे बच्चे। तो जैसे मान लो मुझे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में मेटल के डी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन दो सिचुएशन में हम लोग भरेंगे, एक बार वीक फील्ड लिगेंड के केस में और एक बार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। पहले वीक फील्ड लिगेंड के केस में भरते हैं। मान लेते हैं हमारे पास अभी मेटल का जो फ्री आयन है इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मेटल के पास एक फ्री आयन है उसे चारों तरफ से लिगेंड स्फेरिकली सराउंड करेंगे तो इसके जब पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी तो अभी भी एक इलेक्ट्रॉन तो आप इसी ऑर्बिटल के अंदर भरोगे। लेकिन अगर मान लो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भरी तो ये तीन ऑर्बिटल लो एनर्जी में चलेगा और दो हाई में। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तभी भरेंगे जब लो एनर्जी में भर जाएंगे। तो हम यहां पर पहले लो एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। सिमिलरली अगर दो इलेक्ट्रॉन हुए तो फ्री मेटल के अंदर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो हुंड रूल की वजह से पेयर करने की बजाय आप अनपेयर्ड रखोगे। ऐसे यहां पर भी पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो हुंड रूल फॉलो होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां अनपेयर्ड जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी ये तीन डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा, अनपेयर्ड जाएगा। सिमिलरली तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर अनपेयर्ड रहेगा, स्फेरिकल सिमेट्री में भी अनपेयर्ड रहेगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन भी यहां पर अनपेयर्ड रहेगा। तीन तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
चीजें इंटरेस्टिंग होना हो स्टार्ट होंगी अब 4 से। चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर हमने अनपेयर्ड भरा, ऐसे ही चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर भी क्या रहेगा, अनपेयर्ड। अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर एक सवाल है, ये लो एनर्जी में है तो यहां पर हम पेयर करें या ऊपर भेजें, क्योंकि अबो प्रिंसिपल तो ये कहता है कि आप हायर ऑर्बिटल, हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तब भरोगे जब लोअर वाला पूरा भर जाए। तो अब चौथा इलेक्ट्रॉन हम यहां पेयर करें, क्योंकि अभी ये सब अनपेयर्ड बचे हैं, या ऊपर भेज दें। तो यहीं पर अब एक नया कॉन्सेप्ट हमें समझने की जरूरत है। दरअसल में अगर हमने चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पेयर करा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपल्शन से आएगी अनस्टेबिलिटी, यानी चौथा इलेक्ट्रॉन यहां अपने आप नहीं भरना प्रेफर होगा। चौथा इलेक्ट्रॉन यहां भरने के लिए हमें अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ेगी और इस एनर्जी को बुलाया जाता है पेयरिंग एनर्जी। अब पेयरिंग एनर्जी अगर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी से ज्यादा है तो पेयर करना मुश्किल होगा, और पेयर करना अगर मुश्किल है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर जाएगा। लेकिन अगर पेयरिंग एनर्जी कम है और स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, यानी पेयर करना आसान है और ऊपर भेजना मुश्किल है, तो इलेक्ट्रॉन पहले पेयर हो जाएगा। अब वीक फील्ड लिगेंड में इन दोनों में से कोई एक चीज होती है, और वो होती है दरअसल में दूसरी वाली, सॉरी पहली वाली। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है। अभी मैंने बात करी थी वीक फील्ड लिगेंड की वजह से ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है ये कम होती है। तो स्प्लिटिंग एनर्जी कम है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है वीक फील्ड लिगेंड के केस में। और अगर वीक फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पेयर होने से प्रेफर करेगा ऊपर जंप कर जाना। तो वीक फील्ड लिगेंड में हमेशा इलेक्ट्रॉन पहले हायर ऑर्बिटल में चला जाएगा। ऐसे पांचवा अगर आपने लिया तो पांचवा इलेक्ट्रॉन इधर भरेगा, और यहां पर क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर जंप करना आसान है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर जाएगा। लेकिन छठा इलेक्ट्रॉन अगर भरा तो वो पेयर्ड होगा उन रूल की वजह से, और यहां पर भी मजबूरी में पेयर करना पड़ेगा और पहले पेयरिंग नीचे से स्टार्ट होगी। ऐसे ही सातवां इलेक्ट्रॉन यहां पेयर होगा, यहां पर भी पेयर होगा, और यहां पर भी पेयर होगा। ऐसे आठवां यहां पर पेयर होगा और नवा फिर ऊपर जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात याद रखना, वीक फील्ड लिगेंड के केस में जैसे जैसे हम लोग नॉर्मली डीजेनरेट ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं, स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन वैसे ही भरेंगे, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। इलेक्ट्रॉन को जंप कराना कम एनर्जी रिक्वायरमेंट मांगेगा और पेयर कराना ज्यादा मांगेगा, तो चीजें हमेशा पहले कम एनर्जी वाली चीज को फॉलो करेंगी। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हम पहुंच गए तो पहले तीन तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं। पहले तीन में यहां पर भी हुंड रूल फॉलो होगा, यहां पर भी हुंड रूल फॉलो होगा, और यहां पर भी हुंड रूल फॉलो होगा। चीजें इंटरेस्टिंग होगी जब आप चौथे इलेक्ट्रॉन में पहुंचोगे। चौथा इलेक्ट्रॉन नॉर्मल मेटल में तो हुंड रूल से अनपेयर्ड रहेगा। मेटल के अराउंड अगर सारे के सारे लिगेंड स्फेरिकली सराउंडेड है, ये पांचों डी ऑर्बिटल अभी भी डीजेनरेट है, सबकी एनर्जी सेम है, तो हुंड रूल फॉलो होगा। जब तक डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे हुंड रूल फॉलो होगा ही होगा। लेकिन क्योंकि अब आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में काम कर रहे हो, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा और पेयरिंग कम है, पेयर करना आसान है, तो अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर पेयर हो जाएगा, ऊपर जंप नहीं करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे पेयर हो गया तो अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोला जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऐसे अगर तुमने पांचवा इलेक्ट्रॉन लिया तो नॉर्मल मेटल में तो क्योंकि पांचों डी ऑर्बिटल डीजेनरेट हैं, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन ऐसे अनपेयर्ड भरेगा, यहां पर भी पांचवा ऑर्बिटल पांचवा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड भरेगा। लेकिन क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयर करना आसान है, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन यहां पेयर होगा। ऐसे छठा यहां पेयर होगा, सातवें से आप ऊपर इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करोगे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इस तरह का फिनोमेना अकर होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब यहां से कलर कैसे पता चलेगा, बहुत ही सिंपल है। अगर ऊपर वाला ऑर्बिटल खाली है तो नीचे वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जंप कर जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन फोटोन एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी में जंप करेंगे तो कुछ ना कुछ कलर ये एब्जॉर्ब कर लेंगे लाइट का, और बाकी कलर को रिफ्लेक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से व्हाइट कलर की लाइट कोई ना कोई कलर शो करने लगेगी। इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर कैसे आ सकता है ये हम प्रूव कर सकते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हेल्प से। इसके लिए जरूरी है कि हाई ऑर्बिटल में या हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स खाली पड़े हों, ऑर्बिटल्स खाली पड़े हों। अगर ये ऑर्बिटल खाली होंगे तभी लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स फोटोन की एनर्जी गेन करके ऊपर जंप करेंगे,
ये फोटोन की एनर्जी व्हाइट लाइट से आ रही होगी, व्हाइट लाइट में से कोई स्पेसिफिक कलर का फोटोन ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, मान लो येलो कलर का कर लिया या ग्रीन कलर का कर लिया, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो शो कर देंगे। तो ये सारी कहानी होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर। ऐसे ही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम लोग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर भी पढ़ेंगे। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल की, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। भाई यहां पर भी मेटल है सिर्फ फ्री फॉर्म में, तो मेटल के पांचों डी ऑर्बिटल सेम एनर्जी में होंगे। अगर मेटल को स्फेरिकल लिगेंड्स ने चारों तरफ से बराबर बराबर सराउंड कर लिया, तो इन पांचों की एनर्जी बराबर बराबर वैल्यू से बढ़ जाएगी। यहां पर अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनी, यानी मेटल को टेट्राहेड्रल शेप में लिगेंड अगर सराउंड करेंगे, तो यहां पर ऑक्टाहेड्रल का उल्टा फिनोमेना अगर होगा, ई ऑर्बिटल्स लो एनर्जी में चले जाएंगे, यानी dx2y2 लो एनर्जी में, dz2 लो एनर्जी में जाएगा, और बाकी तीनों हाई एनर्जी में चले जाएंगे। इन्हें बोला जाएगा यहां पर T2 ऑर्बिटल और E ऑर्बिटल। G वर्ड मोस्टली हम लोग यहां पर प्रेफर नहीं करते ड्यू टू एसिमेट्री। मतलब ऑक्टाहेड्रल में सिमेट्री होती है तो वहां यूज करते हैं, यहां नहीं होती तो नहीं यूज करते। थोड़े से हायर लेवल के कॉम्प्लेक्स ये नॉमेनक्लेचर है। यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है, इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी का गैप आया है, इसे बोलेंगे टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये जो पांचों ऑर्बिटल्स स्फेरिकल लिगेंड्स की सिचुएशन में बने हैं, हाई एनर्जी में आए हैं मेटल के, ठीक है, इनसे जो T2 ऑर्बिटल हाई एनर्जी में गया है, ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 0.4 टाइम्स ऑफ द एंटायर टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। और जो लो एनर्जी में चले गए हैं, ये हो जाएगा -0.6 ऑफ टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। ये जो सिचुएशन आई है जहां पर मेटल को चारों तरफ से लिगेंड ने स्फेरिकली सराउंड करा है, जिसकी वजह से मेटल के पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर बराबर बढ़ी है, इस लेवल को हम लोग बोलते हैं बेरी सेंटर। याद रखना, बेरी सेंटर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। यहां पर बस एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी होगी, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे वीक फील्ड लिगेंड में और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। तो यहां पर एक अच्छी बात याद रखना आप, टेट्राहेड्रल के केस में चाहे वीक फील्ड लिगेंड लोगे, तब भी पेयरिंग एनर्जी कम ही रहेगी, तब भी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा रहेगी और स्प्लिटिंग एनर्जी कम रहेगी। और यहां पर स्प्लिटिंग एनर्जी को डेल्टा टी से डिनोट करेंगे, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, वहां डेल्टा नॉट से डिनोट कर रहे थे क्योंकि वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था। अब यहां पर वीक फील्ड लिगेंड है तो भी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और स्प्लिटिंग एनर्जी कम, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो भी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा रहेगी और स्प्लिटिंग एनर्जी कम रहेगी। अब सवाल है ऐसा क्यों? क्योंकि दरअसल में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस तरह से आती है कि स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ज्यादा क्रिएट हो ही नहीं पाती। तो चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, स्प्लिटिंग एनर्जी कम ही रहती है, पेयरिंग एनर्जी से तो कम ही रहती है। फायदा क्या है इसका? अगर पेयरिंग एनर्जी से कम है तो इलेक्ट्रॉन अगर तुमने भरे, तो पहले दो इलेक्ट्रॉन तो इन दोनों सिचुएशन में अनपेयर्ड भरेंगे, यहां पर भी अनपेयर्ड भरेंगे लो एनर्जी में। तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर अनपेयर्ड, यहां पर अनपेयर्ड। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन तुम्हें ऊपर जंप कराना है या यहां पेयर करना है, तो चाहे वीक लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग, स्प्लिटिंग एनर्जी यहां कम है, तो तीसरा अपने आप अनपेयर्ड ही जाएगा मेरे बच्चे। तीसरा इलेक्ट्रॉन अपने आप अनपेयर्ड ही जाने वाला है। ऐसे ही चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर अनपेयर्ड जाएगा, यहां पर अनपेयर्ड जाएगा, यहां पर भी अनपेयर्ड जाएगा। पांचवा यहां पर अनपेयर्ड, यहां पर अनपेयर्ड, यहां पर भी अनपेयर्ड। छठे से पेयरिंग स्टार्ट होगी यहां पर भी। और ये बात स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए भी लागू होगी। अगर आपने पहले दो इलेक्ट्रॉन मेटल के फ्री आयन में भरे, तो वही दो इलेक्ट्रॉन यहां पर भी अनपेयर्ड रहेंगे जब मेटल को चारों तरफ से लिगेंड सराउंड करेगा, और दो इलेक्ट्रॉन यहां पर भी भर जाएंगे। तीसरा यहां पर अनपेयर्ड रहेगा हुंड रूल की वजह से, क्योंकि पांचों डी ऑर्बिटल डीजनरेट है। ऐसे यहां पर भी, और यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बावजूद भी स्प्लिटिंग एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती कि तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां पेयर हो, यहां पर भी अनपेयर्ड ही रहेगा। यही बात मैं मेंशन करना चाह रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है ये वाली बात आपको याद रहेगी। टेट्राहेड्रल में चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, पेयरिंग एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी और स्प्लिटिंग एनर्जी हमेशा कम होगी। ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा, इलेक्ट्रॉन अगर भरोगे तो हमेशा अनपेयर्ड ही भरना प्रेफर करेंगे। पहले जब तक सारे पांचों ऑर्बिटल भर नहीं जाएंगे तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। यहां पर भी कलर शो करने का वही रूल है। अगर ऊपर ऑर्बिटल खाली है तो लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स फोटोन की एनर्जी गेन करके हायर ऑर्बिटल में जंप करेंगे, जिसकी वजह से इस कंपाउंड का कोई ना कोई कलर आएगा। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारा कंपाउंड उतना ही ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, जितने कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, डायमैग्नेटिक नेचर उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है, जीरो है, तो वो दरअसल में पूरा का पूरा डायमैग्नेटिक होगा। आई एम प्रीटी मच श्योर ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी।
यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।